कैसे आप लोग समझे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो गवर्नमेंट बजट चल रहा है। गवर्नमेंट बजट का पार्ट फर्स्ट हम लोग पिछली वीडियो में खत्म कर चुके हैं। पूरा चैप्टर गवर्नमेंट बजट आज हम खत्म कर देंगे। ये हमारी सेकंड वीडियो है। एक क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट का, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हम पहले खत्म कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज बेटा, जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, अगर गवर्नमेंट बजट ढंग से समझना है तो पहले पार्ट फर्स्ट को समझ के आओ, तब पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो हम बात करेंगे पार्ट सेकंड के पहले क्वेश्चन की और पूरे चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? उद्देश्य। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है? तो बेटा बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हम केवल 4 रीजंस पढ़ेंगे। रीजन बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट बजट बनाने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन हम केवल क्या समझेंगे? हम केवल 4 रीजन समझेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन गवर्नमेंट बजट का क्या है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है गवर्नमेंट बजट का, वो है बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या आप इसको कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो बेटे जरा ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में वर्क करते करते जो अमीर लोग हैं वो अमीर होने लगते हैं, गरीब लोगों का वो शोषण करने लग जाते हैं, वो इनकम को सेव करके रखने लग जाते हैं, गरीब लोगों के पास इनकम पहुंच नहीं पाती। तो सबसे पहला जो कारण है गवर्नमेंट बजट का, गवर्नमेंट अमीरों के पास इनकम को रुकने नहीं देती। अमीर ज्यादा अमीर ना हो जाए, गरीब ज्यादा गरीब ना हो जाए, इसी चीज को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जितने भी टैक्स रेट डिसाइड होते हैं वो गवर्नमेंट बजट में डिसाइड होते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है इनकम का या वेल्थ का, समझना ध्यान से, जब भी गवर्नमेंट को इक्वालिटी लानी होती है, अमीर को थोड़ा नीचे, गरीब को थोड़ा सा ऊपर, उस केस में गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है। रिच के ऊपर, किसके ऊपर बढ़ा देती है? रिच सेक्शन के ऊपर टैक्स को बढ़ा देती है और पुअर सेक्शन को क्या दे दी जाती है बेटे? पुअर सेक्शन को सब्सिडी दे दी जाती है। समझ में आया कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इनकम और वेल्थ का? इसलिए इसका नाम होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि जिसके पास इनकम ज्यादा हो गई है उसके ऊपर टैक्स लगा दो, जिसके पास इनकम कम है उसको सब्सिडी दे दो। और ये टैक्स सब कुछ कहाँ डिसाइड होता है? ये सारे टैक्स वगैरह डिसाइड होते हैं गवर्नमेंट बजट में। आया समझ में? तो आप इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, या इक्वालिटी लाने के लिए, क्या लाने के लिए? इकोनॉमी में इक्वालिटी लाने के लिए भी गवर्नमेंट बजट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव है बेटे जीडीपी ग्रोथ। कि किस तरीके से जीडीपी को हम ग्रो कर सकते हैं। एज यू ऑल नो दैट कि अगर किसी इकोनॉमी की ग्रोथ देखनी है तो हम उसकी जीडीपी ग्रोथ देखते हैं। किसी इकोनॉमी की जीडीपी जितनी ज्यादा ग्रो कर रही होगी वो इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा ग्रो करेगी। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू गवर्नमेंट अपने खर्चों को डिसाइड करती थी ना कि उसे खर्चे कहां करने हैं। तो अगर जीडीपी कम हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करती
करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है, जिससे कि इंडस्ट्रीज बढ़ने लगती है और जीडीपी ग्रो हो जाती है। आया समझ में? तो ये दो ऑब्जेक्टिव है। आगे तो बेटे गवर्नमेंट बजट का थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बेटे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो बेटा। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसका भी ध्यान गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ही रखती है। अब इकोनॉमी स्टेबल कब नहीं होती, या तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए यानी कि महंगाई आ जाए, या इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए या डिफ्लेशन आ जाए। समझना ध्यान से। इन्फ्लेशन कब होता है, जब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा हो जाती है, लोग चीजों को खरीदने दौड़ते हैं। जब लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जब लोग डिमांड बिल्कुल नहीं करते उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। जैसे कि ये कोरोना वायरस से पहले हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी। पार्ले जी ने अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया था, मारुति सुजुकी ने अपने एम्प्लॉइज को निकाल दिया था, क्योंकि डिमांड नहीं हो रही थी। तो ये दोनों ही सिचुएशंस बहुत खतरनाक है। इन्फ्लेशन किसी हद तक सही होता है, लेकिन डिफ्लेशन किसी हद तक सही नहीं होता। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करने का काम भी किसके थ्रू किया जाता है बेटे? गवर्नमेंट बजट के थ्रू किया जाता है। बेटे समझाता हूं कैसे। इन्फ्लेशन है, डिमांड ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खर्चों को कम कर देती है। कुछ तो डिमांड कम होगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है। लोगों के ऊपर टैक्स लगाना चालू कर देती है, लोन को महंगा कर देती है, लोन के जो रेट्स होते हैं उन्हें ज्यादा करने लग जाती है। अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आया? डिफ्लेशन में इन सब का अपोजिट हो जाएगा। लोग अगर डिमांड नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट डिमांड कर ले, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देती है। लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, तो टैक्स कम कर दो, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अरे लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है उनके पास लोन ना हो, तो लोन रेट्स को कम कर दो, लोग डिमांड करने लग जाएंगे। और ये सारी चीजें जहां डिसाइड होती है वो होता है गवर्नमेंट बजट। समझ में आया तीसरा ऑब्जेक्टिव? बेटे ये ऑब्जेक्टिव एक तरीके से पोचिंग की है, पोचिंग की। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और इक्वालिटी वाला जो पहला था वो जॉर्ज पूल है, जॉर्ज पूल। बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी आते हैं। तो बेटे अगर हम फोर्थ ऑब्जेक्टिव और हमारे लिए सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो हमारा सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। पूरी कंट्री का इक्वली डेवलपमेंट हो, इस चीज का ध्यान भी किसके थ्रू रखा जाता है? गवर्नमेंट बजट के थ्रू रखा जाता है। कैसे? कि जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट वहां पर सेज ओपन करती है, SEZ। ये सेज क्या होते हैं? सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कुछ एरिया बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मान लो छत्तीसगढ़ अभी डेवलप नहीं है या झारखंड अपना डेवलप नहीं है, मान लो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस एरिया को सेज घोषित कर देगी। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पर क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है
कि अगर कोई भी इंडस्ट्री वहां पर ओपन होती है तो उसको बिजली में छूट मिलती है, उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में सब्सिडी मिलती है, उसको बेटा टैक्स में रिबेट मिलती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां ओपन हो जाती हैं और वो एरिया डेवलप हो जाता है। गुड़गांव सेज ही था किसी टाइम पे, नोएडा और गुड़गांव सेज थे बेटे किसी टाइम पे, आज देखो डेवलप हो गए। तो किसी भी एरिया को डेवलप करने का काम भी काय के थ्रू किया जाता है, गवर्नमेंट बजट के। तो ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन 4 के अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट की जितनी भी एंटरप्राइज है उन सबको मैनेज करने का काम भी इसी के थ्रू किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू करती है। लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हैं और इन 4 में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 है, पहला वाला और ये थर्ड वाला। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए बेटे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स कितने तरीके के होते हैं? तो समझना बेटे, काइंड्स ऑफ टैक्सेस। वैसे तो टैक्स कई तरीके के होते हैं, मैं सबके नाम लिख देता हूं, फिर आपको यह भी बता दूंगा इनमें से कौन सा सिलेबस में है और कौन सा सिलेबस में अब नहीं है। सबका मतलब भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, सर ये बुक में तो दे रखा है। बेटे बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन उनमें से कई सारी चीजें सिलेबस में नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी क्वेरी भेज सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं व्हाट्सएप पे आपकी ऑनलाइन पूरी क्वेरी क्लियर कर दूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए तो बात करते हैं काइंड्स ऑफ टैक्सेस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड जो है, पहले वो समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबने सुना होगा ये बात, सबने सुनी होगी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन मतलब आप में से शायद कुछ बच्चों को न पता हो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है। इसका अंतर हम समझेंगे एग्जाम्पल से। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। इनकम, मैंने अपना बिजनेस चलाया और मान लो होता तो नहीं है, मेरी इनकम 50 लाख पर ईयर हो रही है। कितनी हो रही है? 50 लाख। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? अपनी इस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। मेरी इनकम मान लो 30% टैक्स था, 15 लाख रुपए मैं गया और गवर्नमेंट को दे आया। एक टैक्स तो ये हो गया, समझना ध्यान से। अब इधर समझो कि ये भाई साहब थे, लेकिन ये कौन थे? प्रोड्यूसर थे। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, लक्स साबुन है, सबको पता है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया लक्स, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आई 5 रुपए, प्लस गवर्नमेंट ने इस पे एक्साइज ड्यूटी लगा दी 2 रुपए, प्लस कस्टम ड्यूटी लगा दी 3 रुपए, प्लस जीएसटी लगा दिया 5 रुपए। बन कितने का गया? 15 का। ये टैक्स का प्राइस लगा किसके ऊपर है? प्रोड्यूसर के ऊपर।
लेकिन प्रोड्यूसर क्या करेगा, इस 5 रुपए में इन तीनों को ऐड करके ये 15 रुपए किससे ले लेगा, कंज्यूमर से ले लेगा। यानी कि इनडायरेक्टली टैक्स दिया किसने, हमने। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिसके ऊपर लगा है वही बंदा उसको पे करता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है वो जिसके ऊपर लगा है वो उसके बर्डन को शिफ्ट कर देता है, बर्डन को शिफ्ट कर देता है किसी और के ऊपर। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं और इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स burden of which cannot be shift from one person to another, it is paid by the person on whom it is imposed। ये जिसके ऊपर लगा है वही इसको पे करता है, इसका बर्डन वो किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगा है वो पे नहीं करता, उसके बर्डन को शिफ्ट कर देता है और हम साबुन ले आते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस और पे करके आ जाते हैं। तो इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता। ये जिसके ऊपर लगा है वही पे करेगा, ये जिसके ऊपर लगा है उसे किसी और से चार्ज कर लेता है। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो आपकी बुक में दे रखे होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, आपका जीएसटी। जीएसटी तो इसमें आ गया है। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैट, स्पेसिफिक टैक्स, वेट टैक्स, ये 4 तरीके के टैक्सेस और हैं। थोड़ा इनको और समझ लो, बस इनको समझ लो, मन में रख लो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं। चलो मैं थोड़ा बता देता हूं। समझो बेटा, एक टैक्स का नाम मैंने लिया प्रोग्रेसिव टैक्स, एक टैक्स का नाम मैंने लिया रिग्रेसिव टैक्स, एक टैक्स का नाम मैंने लिया स्पेसिफिक टैक्स, एक टैक्स का नाम मैंने लिया वैल्यू एडेड टैक्स। अब तो वैल्यू एडेड खत्म हो गया जब से जीएसटी आया है। जीएसटी के अंदर ही इसको इंक्लूड कर लिया गया है। एक पूरी वीडियो बनाएंगे हम जीएसटी से रिलेटेड, पूरा जीएसटी, उसमें हम आपको समझाएंगे होता क्या है। फिलहाल इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो नेचर में प्रोग्रेसिव होता है, मतलब इनकम बढ़ने पे टैक्स रेट बढ़ जाए और इनकम कम होने पे टैक्स रेट कम हो जाए, उसे ही हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। कौन सा टैक्स कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ में आया? जैसा कि हमारे इंडिया में चलता है, आपकी इनकम कम है आपको टैक्स नहीं देना, आपकी इनकम ज्यादा है तो टैक्स देना, तो ये प्रोग्रेसिव ही हुआ। रिग्रेसिव टैक्स इसका अपोजिट, इनकम ज्यादा है तो टैक्स कम देना है, इनकम कम है तो टैक्स ज्यादा देना है। ये कैसा टैक्स हुआ? तो ये इंडिया में चलता था कॉलोनियल पीरियड में। याद है, जमींदारों को टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन जो किसान काम करते थे उन सबको टैक्स देना होता। इसका ज्यादा बर्डन, प्रोग्रेसिव का ज्यादा बर्डन रिच पे आता है और लेस बर्डन पुअर पे आता है, लेकिन रिग्रेसिव का ज्यादा बर्डन पुअर पे आता है और लेस बर्डन रिच पे आता है। क्लियर? प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। स्पेसिफिक टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जब किसी के शेप, साइज के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। स्पीड पोस्ट देखा है? 100 ग्राम तक की चीज 50 रुपए लगेंगे, 5 किलो तक की चीज तो 250 रुपए लगेंगे।
यानी कि जब शेप और साइज के अकॉर्डिंग टैक्स डिफरेंट हो जाए या फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो वो स्पेसिफिक टैक्स कहलाता है। वैल्यू एडेड टैक्स किसी भी चीज में होने वाली वैल्यू एडिशन पर जितना भी टैक्स लगेगा उसे ही हम वैल्यू एडेड टैक्स कहेंगे। मतलब मान लो 5 रुपए का मार्कर बना के मार्केट में भेजा और 7 रुपए का हो गया। कैसे हुआ? इस 5 रुपए पर टैक्सेस लगे होंगे। वैल्यू एडिशन पर जितने भी टैक्सेस लगते हैं, जो जितना ज्यादा प्रॉफिट ऐड करता जाएगा उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगता जाएगा। ये वैल्यू एडेड है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बेटा हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? अच्छा, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। अब घाटा कब होता है? जब खर्चे ज्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम हो जाए। हमारा घाटा कब होगा? जब मेरे खर्चे ज्यादा हो जाए और मेरी इनकम कम हो जाए। तो गवर्नमेंट का घाटा कब होगा? जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो जाए और गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम हो जाए। उसे ही हम क्या कहेंगे? बजट डेफिसिट। बेटा 3 तरीके के बजट डेफिसिट होते हैं, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके इम्प्लीकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है उन घाटों की वजह से, उन डेफिसिट्स की वजह से इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहला जो डेफिसिट होता है वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। समझना बेटे जरा ध्यान से, सबसे पहला जो डेफिसिट होता है वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन से एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सिंपल सा टॉपिक है बेटे, हम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। खर्चा हो जाए, असेट्स ना बढ़े, लायबिलिटी ना घटे। रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम हो जाए, असेट्स ना घटे, लायबिलिटी ना बढ़े। यही था। तो जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो जाए तो हम उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। निकलता कैसे है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। कभी कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये हमारा पहला डेफिसिट। इंप्लीकेशन तीनों के एक साथ पढ़ेंगे। ये हमारा पहला डेफिसिट जब केवल रेवेन्यू वाले खर्चे ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कम हो जाए। दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे, रेवेन्यू डेफिसिट से दूसरा डेफिसिट आता है, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। बेटे इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे, इसको हम थोड़ा पूरे उस पे समझेंगे ढंग से। देखो समझो, दूसरा हमारा क्या था? फिस्कल डेफिसिट। बेटे फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं, जिससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हिंदी से तो तुम्हें कोई मतलब है नहीं, रखा करो, मातृभाषा है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। चलो देश प्रेम की बात। अभी हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्लियर होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो समझो, फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग।
बोरोइंग को हटाकर, अरे बेटे समझाता हूं, दिल पे मत लो, समझाता हूं। खर्चे दो तरीके के होते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। भाई रिसिप्ट भी दो तरीके की थी, इन दोनों का टोटल कर दो टोटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों का टोटल कर दो टोटल रिसिप्ट। लेकिन इस कैपिटल रिसिप्ट में तुम्हें याद हो तो बोरोइंग आती है, उस बोरोइंग को हमें कैपिटल रिसिप्ट में नहीं लेना है, उसे हटाना है। लिखा हुआ है पीछे, कैपिटल रिसिप्ट तो लेनी है, टोटल रिसिप्ट लेनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन बोरोइंग नहीं लेनी। अब ये बोरोइंग क्यों नहीं ले रहे बताता हूं। और एक बात और, एक और तुम्हारे दिमाग खाने वाली बात बताऊं बेटा, फिस्कल डेफिसिट हमेशा बराबर होता है बोरोइंग के। ओहो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन अभी मिलेगा। राइमिंग बनी नहीं पर समझो, फिस्कल डेफिसिट हमेशा बराबर होता है बोरोइंग के। दोबारा बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से। टोटल एक्सपेंडिचर दो तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट दो तरीके की, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में केवल बोरोइंग हमें नहीं लेनी है, बाकी सब ऐड कर देना है। इधर खर्चों में सब ऐड कर देना, उधर रिसिप्ट में सब ऐड कर देना, बस बोरोइंग को हटा देना। और जो बोरोइंग हटाई है ना, उतना ही घाटा निकल के आएगा। समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको, और वो एग्जाम्पल तुम समझ जाओगे चुटकियों में, और पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये क्या बवाल है और ये क्या बवाल। ये दो ही बवाल समझ में नहीं आ रहे होंगे तुम्हें, ये तो सिंपल। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? कोई पूछे तो मुंह पे मार देना कि साहब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लेकिन बोरोइंग को हटाते हैं। यहां तक वीडियो देखोगे तो वो तुम ये नहीं बता पाओगे कि क्यों हटाते हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखना। समझो, मान लो ये मिस्टर रामलाल है, वही शोले वाले, मार्केट चले गए थे, मरने का टाइम आया था, तो रामलाल को ठाकुर ने पैसे दिए कि रामलाल बाजार जाओ और कुछ सामान लेकर आओ। ठाकुर ने रामलाल को पैसे कितने दिए? मान लो 1000 रुपए। तो रामलाल की रिसिप्ट कितनी हुई? 1000। रामलाल ये मार्केट पहुंचे, उन्होंने खर्चा करना चालू किया, यानी कि रामलाल की फैमिली के लिए ठाकुर की फैमिली के लिए सामान लेना चालू किया। उसने बेटा सबसे पहले क्लॉथ लिए, मान लो 200 रुपए के, शूज लिए मान लो 500 रुपए के, उसे बेटा शुगर भी लेनी थी, वो बैठी 400 रुपए की। ओहो, ये कैसे? और सुनो, अभी उसे बेटा सॉल्ट भी लेना था क्योंकि जयवीरू आने वाले थे, तो उसने सॉल्ट लिया मान लो 100 रुपए का। अब इतना सामान जब उसने पैक कराया तो दुकानदार ने कहा भाई साहब आपका टोटल हुआ 1200 रुपए, लेकिन रिसिप्ट कितने की हुई है? ठाकुर ने रुपये कितने दिए थे? केवल 1000। पड़ गया घाटा, पैसे कम पड़ गए नहीं पड़ गए? ये थी रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि ठाकुर ने उसे दी थी, समझना ध्यान से। अब क्या होगा, रामलाल को पैसे उधार लेने पड़ेंगे अगर पूरा सामान लेके जाना है। कितने उधार लेगा? जितने कम पड़े हैं। कम कितने पड़े हैं? 200 रुपए।
तो 200 रुपए की बोरोइंग ले ली और इस तरीके से रिसिप्ट भी 1200 हो गई और एक्सपेंडिचर भी 1200 हो गए। आया कुछ समझ में? अभी आएगा समझना ध्यान से। एक्सपेंडिचर कितने के हो गए? 1200 के। रामलाल ने सामान लाके रख दिया घर में, ठाकुर ने समझा पूरा सामान आ गया, ऑब्वियसली आ गया। ठाकुर की नजर में कोई घाटा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोरोइंग का पता ही नहीं है। यानी कि इसको, ठाकुर को कब पता चलेगा कि घाटा हुआ है? जब इस बोरोइंग को हटा देंगे। सेम गवर्नमेंट के केस में होता है। गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट थी, इसने ये सब खर्चे किए, एस्टिमेट किए, ये रिसिप्ट एस्टिमेट की। अगर बोरोइंग को भी पहले से ही ऐड करके रखेंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगा। इसलिए हमेशा पहले बोरोइंग को हटा दो। बोरोइंग को जैसे ही हटाओगे डिफरेंस आ जाएगा। कितने का आया? जैसे ही मैंने यहां से बोरोइंग हटाई, 200 रुपए यहां हटाए, तो रिसिप्ट कितने की? 1000 की। एक्सपेंडिचर कितने का? 1200 का। फिस्कल डेफिसिट कितने का आ गया? 2000 का, और सॉरी 200 का। और वही मैंने क्या लिया था? बोरोइंग। इसलिए फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग के बराबर होता है। इसलिए टोटल रिसिप्ट में से बोरोइंग को पहले हटाया जाता है। आया समझ में सबको? ओके, लास्ट डेफिसिट की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो लास्ट डेफिसिट है तीसरे तरीके का, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो इसके बारे में आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि जब हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, कि गवर्नमेंट ने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, समझा दो। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट को यह पता करना हो कि जो घाटा हुआ है उस घाटे में से कंट्री के डेवलपमेंट पे कितना घाटा हुआ है, समझा दो। समझना ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट समझना प्राइमरी डेफिसिट का। मान लो गवर्नमेंट ने खर्चा किया, ध्यान से समझना। गवर्नमेंट ने स्कूल बनवाया 5000 का, करोड़ में मान लो सारी वैल्यू। रोड बनवाए 5000 के। गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था तो उस पर इंटरेस्ट, ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक फ्री में नहीं देती है, इंटरेस्ट लेती है। उस पर इंटरेस्ट दी तो वो भी तो खर्चे में आएगा। इंटरेस्ट दी मान लो 15,000 रुपए। चलिए रिसिप्ट की बात करते हैं। टोटल रिसिप्ट कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस के थ्रू रिसिप्ट ली 8,000, नॉन टैक्स के थ्रू रिसिप्ट ली 2,000। खर्चे कितने के हुए थे? 15 और 25,000 के। एक्चुअल में जो नॉर्मल रिसिप्ट भी थी वो कितने की थी? 10,000 की। तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि बोरोइंग कितनी आ गई? 15,000। इस तरीके से बजट बनाया गया। समझ में आया बजट कैसे बनता है? ये होता है फिस्कल डेफिसिट। जितना कम पड़ता है फिर उसको हम उधार ले लेते हैं, वही हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। तो फिस्कल डेफिसिट आया 15,000। अब गवर्नमेंट ने कितने बोरो किए? 15,000। गवर्नमेंट सबको बताएगी मैंने 15,000 बोरो करके डेवलपमेंट किया। क्या सच में ये 15,000 पूरे डेवलपमेंट में खर्च हुए? नहीं। यही जानने के लिए हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इस यानी कि
15,000 माइनस 15,000, इंटरेस्ट पेमेंट कितने का है? 15,000 का। तो गवर्नमेंट का गला पकड़ के हम कह सकते हैं कि फिस्कल बोरोइंग का 1 रुपया अपने डेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया। वो सब कहाँ गया? इंटरेस्ट में। जो टैक्सेस का पैसा था वो आपने डेवलपमेंट पे खर्च किया है। समझ में आया? तो प्राइमरी डेफिसिट से हम ये पता करते हैं कि इंटरेस्ट की लायबिलिटीज को हटाकर गवर्नमेंट के ऊपर कितनी लायबिलिटीज या किस और कारण से लायबिलिटीज बढ़ी है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है इसी क्वेश्चन में है एक्चुअली, वो इन तीनों डेफिसिट से या बजट में घाटा होने से इम्प्लीकेशन इकोनॉमी पे क्या पड़ता है। इम्प्लीकेशन का मतलब पता होगा, प्रभाव क्या पड़ता है, असर क्या पड़ता है। ठीक है, तो समझिए जरा। तो बेटे इम्प्लीकेशन, असर क्या पड़ता है इन तीनों डेफिसिट से। सबसे पहला असर होता है इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में महंगाई आ जाती है। ओहो बेटे, इकोनॉमी में महंगाई कैसे आ जाती है समझना, समझना थोड़ा। जितना ज्यादा डेफिसिट उससे उतनी ही ज्यादा बोरोइंग हो जाएगी। जितनी ज्यादा बोरोइंग उससे उतनी ही ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा मनी सप्लाई उससे उतनी ही डिमांड बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा डिमांड उससे उतना ही इन्फ्लेशन हो जाएगा। समझ में आया? महंगाई बढ़ती है। दूसरा इम्प्लीकेशन, डेब्ट ट्रैप। ऐसा जाल बन जाता है उधारी का, इस उधारी से फिर गवर्नमेंट कभी निकल ही नहीं पाती। इंडियन गवर्नमेंट का आज तक गवर्नमेंट बजट कभी भी एक आध बार को छोड़ दो, मोस्टली हमेशा डेफिसिट में ही बनता है। क्यों? क्योंकि इस बार आप जितनी ज्यादा बोरोइंग करोगे, समझना ध्यान से, अगली बार अगले बजट में उतना ही तुम्हारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि बोरोइंग की है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट तो देना ही देना है। एक खर्चा अलग से बढ़ जाता है, और खर्चा बढ़ने के कारण अगली बार आपको फिर से बोरो करना पड़ता है, और इस तरीके से उधारी का जाल बढ़ता चला जाता है। क्लियर? तीसरा है बेटा क्राउडिंग आउट। ये कई बार बच्चों के द्वारा मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है। तो समझना, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाता हूं। तुम्हें अर्जेंट जरूरत थी 10,000 रुपए की। क्यों? क्योंकि तुम्हें लैपटॉप लाना था। तुमने सोचा पापा पैसे दे देंगे, ऑब्वियसली पापा के पास पैसे होंगे। तुम घर गए, लेकिन पता चला उससे पहले ही दीदी ने पैसे ले लिए, तो पापा के पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं होंगे और तुम लैपटॉप नहीं ला पाओगे। अब इसको इकोनॉमी की टर्म में समझो। डेफिसिट होने के कारण जितनी भी लोन अवेलेबल होता है वो पूरा लोन गवर्नमेंट ले लेती है, आरबीआई से, पब्लिक से, वर्ल्ड बैंक से। तो हम जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, लोन की मदद से उन्हें लोन मिल नहीं पाता और उनकी जो फैक्ट्री है वो ओपन होने से पहले ही बंद हो जाती है। इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट। ओके, तो बेटा ये 3 इम्प्लीकेशंस हैं, ढंग से समझ लेना। पूरा चैप्टर हो चुका है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ढंग से समझो, अच्छे से पढ़ो, घर में रहो। सबसे मेन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पे हम सबको फेस करनी पड़ रही है, बट इट्स ओके, ये भी टाइम है, निकल जाएगा। बट स्टे हो, पढ़ते रहो, अच्छे रहो।
थैंक यू सो मच।